पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था टैक्स के बारे में, कर के बारे में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, उसी का अगला जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, उसकी चर्चा हम करेंगे। यानी हम लोगों ने कल दो तरह के, यानी पिछले वीडियो में दो तरह के टैक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। दो तरह के करों के बारे में डिस्कशन किया गया था हम लोगों के द्वारा। तो अप्रत्यक्ष कर के रूप में एक और कर आता है जिसका नाम, जैसे हम लोग कल पढ़े भी थे, जिसका नाम है VAT, वैट चार्ज, जो कि अब नहीं है, अब तो हटा दिया गया, चूँकि अब संयुक्त रूप से सबके आधार पर GST लागू कर दिया गया है 2017 से। लेकिन वैट क्या है? तो वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वृद्धि कर, वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स जो होता था, वैट चार्ज होता था, यह वैट चार्ज अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता था, अलग अलग राज्यों में। लेकिन GST आ जाने की वजह से यह सभी वस्तुओं पर कितना हो राज्य हो एक ही जैसे टैक्स लगेगा। लेकिन इससे पहले GST जब नहीं था तो वैट चार्ज जो लगाए जाते थे वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग चार्ज लगाए जाते थे। यानी वैट चार्ज होता क्या है, वैल्यू एडेड टैक्सेस होते क्या हैं, क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स? तो वह कर प्रणाली जिसमें उत्पादन के अंतिम चरण पर कर लगाने के स्थान पर, यानी उत्पादन के अंतिम चरण पर कर नहीं लगाया जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स जब होता है तो जो उत्पादन होता है उसके लास्ट जो चरण है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, बल्कि प्रत्येक चरण पर, जैसे एक जगह से वस्तुएं दूसरी जगह पर जब जाती हैं वहाँ पर भी टैक्स लगाया जाता है, फिर दूसरे जगह से वो वस्तु जब तीसरे जगह जाएगी वहाँ पर भी टैक्स लगाए जाएंगे, फिर तीसरी जगह से वो वस्तु जब चौथी जगह जाएगी वहाँ भी टैक्स लगाए जाएंगे, और जब वह वस्तु उस जगह से अंतिम जगह पर पहुँचेगी, जैसे उपभोक्ता के पास पहुंचेगी, कस्टमर के पास, तब भी वहाँ पे टैक्स लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार के टैक्सों से उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती थी, ज़्यादा वृद्धि हो जाती थी। क्योंकि अब जैसे महाराष्ट्र से कोई वस्तु चल रहा है तो महाराष्ट्र में सस्ता मिलता था, वैल्यू एडेड टैक्स एक बार लगाया गया। अब अन्य राज्यों से होते हुए, कई राज्यों से होते हुए अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आया तो उसका वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ते बढ़ते ज़्यादा उसका रेट बढ़ जाता था, जिसके कारण अब जिसके स्थान पर अब तो GST आ गया है, अब ये नहीं रहा। तो वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत कब की गई थी भारत में? तो बिक्री कर के स्थान पर, चूंकि इससे पहले यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स से पहले भारत में बिक्री कर लगाया जाता था। तो इसकी शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2005 यानी 2005 से। 1 अप्रैल 2005 से पहले वैट लागू नहीं था, वैल्यू एडेड टैक्स लागू नहीं होते थे, बिक्री कर लगता था। अब 1 अप्रैल 2005 से यह वैल्यू एडेड टैक्स लागू था, जो कि 2017 तक चला, 1 जुलाई 2017 से पहले तक चला था। उसके बाद से इसको भी समाप्त कर दिया गया। और वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला सबसे प्रथम जो राज्य था वह हरियाणा था। हरियाणा ने सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स लागू की थी। तो इस तरह से था वैल्यू एडेड टैक्स, यानी अप्रत्यक्ष कर के दायरे में भी आता था वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि अब नहीं है। अब इन सभी अप्रत्यक्ष करों को एक जगह समेट कर एक नया कर प्रणाली जोड़ दिया गया, जिसका नाम रखा गया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि फ्रांस के सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। GST सबसे पहले फ्रांस में हुआ था लागू। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स 3 प्रकार के हैं भारत में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक SGST है, एक CGST है और एक IGST है। 3 प्रकार की GST है भारत में। एक CGST में सेंट्रल, SGST स्टेट और IGST इंटरनेशनल GST। तो भारत की जो GST है वो 3 प्रणाली है। तो GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माने वस्तु एवं सेवा कर होता है। यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिस पर लगाए जाते हैं उसी पर इसका इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि अनदर पर्सन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, वह होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। चूँकि GST को लागू कब किया गया भारत में? 1 जुलाई सन 2017 से भारत में लागू है। 1 जुलाई सन 2017 को इसको पेश किया गया था, लागू किया गया था GST को। और उस समय जो GST परिषद के जो अध्यक्ष थे
वह चाहे आज भी जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है वह होता है इसका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। लेकिन जिस समय जीएसटी लागू की गई थी उस समय इसका अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। यानी यह जीएसटी जो 2017 में लागू की गई भारत में, किसके वित्त मंत्री के कार्यकाल में लागू की गई? अरुण जेटली। किनके सरकार में? एनडीए की सरकार में, एनडीए गठबंधन वाली सरकार जो बीजेपी की सरकार थी उसमें लागू की गई। 2017 1 जुलाई से लागू की गई। और किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन। ये तो ऐसे याद हो पाएगा कि 101 माने 100 था, 101 का न्योता किए तो जीएसटी आ गया, सब मिला के जीएसटी आ गया। तो जीएसटी जो 101वां संविधान संशोधन संविधान में करके जीएसटी नया कर प्रणाली और जो इनडायरेक्टली टैक्स था नया कर प्रणाली लागू किया गया। हालांकि अब भी बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिस पे जीएसटी, जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो अब ये नहीं कि वो प्रत्यक्ष कर वाले हैं, नहीं, वो भी अप्रत्यक्ष कर वाले हैं, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स वाले हैं, लेकिन उनको जीएसटी से बाहर के दायरे में रखा गया है। इसलिए कि जीएसटी के बाहर के दायरे में रखा जाएगा तो भाई टैक्स उनका बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ता जाएगा, एक समान नहीं रहेगा। और जीएसटी के दायरे वाले में जो है उसमें रेट जो है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। लेकिन इसमें भी एक लोचा है। इसमें एक लोचा ये है कि जो जीएसटी रिकवर करता है, जैसे हम लोग गए कहीं दुकान पे और मान लीजिए कि हम 500 या 600 का जूता खरीद लिए, 600 का जूता खरीदे, उसमें वो दुकानदार हमसे जीएसटी ले लिया। वह दुकानदार जहाँ से थोक विक्रेता के रूप में वो खरीदा है वह जीएसटी पे करता है, उसको जीएसटी रिकवर मिलता है। तो उसको तो जीएसटी रिकवर मिल गया, लेकिन जो हम कस्टमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, वह जब हम वस्तु खरीदे हैं तो हमको तो जीएसटी रिकवर मिलता नहीं। दुकानदार क्या फिर कहता है क्या कि लेते जाइएगा आपका 50 रुपये आ गया है? कभी कहता है? नहीं कहता है। तो फायदा दुकानदार, मध्यम वर्ग के लोगों को, जो उससे बड़े दुकानदार हैं, शॉप है या जो कंपनी है उसको ही है। मुख्य रूप से कस्टमर को उतना फ़ायदा नहीं होता है अगर आम दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन जीएसटी से ये हुआ कि सभी जितने अलग अलग प्रकार के जो टैक्स लगाए जाते थे अलग अलग स्टेट में, गवर्नमेंट में अलग अलग, तो उसको एक कर दिया गया। अब सभी राज्य सरकार एक ही तरह के कर लगाएंगे। लेकिन डीजल को, पेट्रोल को, आज भी पेट्रोलियम को इसके दायरे से बाहर रखा गया। यही काम है, यही कारण है कि डीजल पेट्रोल का दाम आप देख ही रहे हैं, या गैस का दाम कितना हाईएस्ट बढ़ता चला गया, क्योंकि उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। उसका कंट्रोलिंग, अभी जाएंगे बिहार राज्य में तो दूसरा उसका रेट है, उत्तर प्रदेश में जाइए तो दूसरा रेट है, दूसरा मूल्य है, अभी चले जाइए हरियाणा में तो उसका दूसरा रेट है, क्योंकि इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। इसमें कई प्रकार के टैक्सेशन परसेंटेज हैं। कहाँ से कहाँ तक हैं? मैक्सिमम 28% और मिनिमम 0.25%। यानी टैक्स की जो वैल्यू रखी गई है वो 0.25%, 5%, 12%, 18% और 28%, इतना ही तक टैक्स रखा गया है। उससे अधिक टैक्स नहीं रखा गया। जो गोल्ड की वस्तुएं हैं, जो सोने की वस्तुएं हैं, उस पर जीएसटी मात्र 3% है, 3% जीएसटी रखे हुए हैं। वैसे ही अलग अलग वस्तुओं पे जो है, जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, अन्य जो वस्तुएं हो गई, उन पे अलग अलग प्रकार की जीएसटी लगाई गई हैं। यानी मिनिमम 0.25% एंड मैक्सिमम 28 यानी अर्थात 28% इतने जीएसटी लगाए गए हैं। ऐसे फिर देखिए जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद क्या होता है? तो जीएसटी परिषद एक ऐसा परिषद है जिसमें जीएसटी से बनाए गए विधि, नियम, कानून, टैक्स के बढ़ाए घटाए जाने पर किस किन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में रखा जाए, किन किन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए, उस पर बनाने वाला एक संगठन है जो जीएसटी परिषद के अंतर्गत आता है। और जीएसटी परिषद में 3/4 जितने सदस्य रहते हैं, जीएसटी परिषद के जितने सदस्य रहते हैं उसके 3/4 अर्थात 3/4 सदस्य जब उसमें वोटिंग करते हैं तब वह पारित होता है। यानी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, जो जीएसटी परिषद के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ जीएसटी परिषद, जो जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं, यानी उसमें से 3/4 सदस्य जब वोटिंग कर देते हैं तब जीएसटी पर जो निर्णय लिया जाता है, जो डिसाइडेड किए जाते हैं, उसको पारित किया जाता है। ऐसे नहीं पारित किया जाता है। मतलब जीएसटी में नहीं कि वित्त मंत्री जीएसटी के
जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। लेकिन ऐसा नहीं कि केंद्रीय वित्त मंत्री डायरेक्ट जब मर्जी तब चाहे अपने मन से कुछ बढ़ा देंगे, कुछ घटा देंगे, कुछ वस्तुओं को उसके दायरे से बाहर रख देंगे, कुछ वस्तुओं को उसके दायरे के अंदर रख देंगे, ऐसा नहीं है। उसमें जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उन मेंबरों के 3/4 अगर वोटिंग पड़ती है तब जाके वो पारित होता है, ऐसे पारित नहीं होता है। और गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का आवश्यकता होता है? जीएसटी की परिषद की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जीएसटी परिषद की गणपूर्ति के लिए जितने जीएसटी परिषद में सदस्य होते हैं उन कुल सदस्यों के आधे सदस्यों की आवश्यकता होती है गणपूर्ति के लिए। यानी जीएसटी परिषद की जब गणपूर्ति की जाए, गणपूर्ति करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जितने जीएसटी परिषद में कुल सदस्य होते हैं उन कुल मेंबरों का 50% मेंबर की आवश्यकता होती है जीएसटी परिषद की गणपूर्ति के लिए। जीएसटी परिषद की संरचना क्या है, यानी जीएसटी परिषद बना किससे है? तो जीएसटी परिषद जो बना हुआ है वह मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य। मुख्य रूप से 3 रूपों से मिलकर बना हुआ है। अध्यक्ष, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जैसे इस समय वर्तमान समय की बात की जाए तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होंगी? तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इसके अध्यक्ष होंगी। पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री अरुण जेटली जी थे। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच निर्वाचित उपाध्यक्ष, इसके जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच में उनका निर्वाचन होता है, इनके उपाध्यक्षों का। और इनमें सदस्य कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल स्टेट मिनिस्टर होते हैं और सभी राज्यों के वित्त और कराधान मंत्री होते हैं। मतलब जीएसटी परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अथवा केंद्रीय वित्त मंत्री के जो राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। जैसे रेल राज्य मंत्री हो गए या तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। और अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री अथवा कराधान मंत्री होते हैं। कराधान का मतलब वही फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं। मतलब जीएसटी परिषद के सदस्य में कौन कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के सदस्य में केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मिनिस्टर या कराधान मंत्री, वह इसके अंतर्गत आते हैं। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं फिर, ठीक है। तो जीएसटी में जो समाहित अप्रत्यक्ष कर है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको हम लोग देखें कि जीएसटी में समाहित जो अप्रत्यक्ष कर, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा कौन वसूला जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा कौन उसमें चार्जेज लिए जा रहे हैं, इसको हम लोग देखें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएसटी में समाहित अप्रत्यक्ष कर हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त तटकर शुल्क, विशेष तटकर शुल्क, सेवा कर और माने सर्विस टैक्स, और केंद्रीय अधिभार और उपकर। यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में समाहित अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त तटकर शुल्क है, विशेष तटकर शुल्क है या उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, सर्विस टैक्स और केंद्रीय अधिभार और उपकर। ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत शामिल है। राज्य सरकार के अंतर्गत जो शामिल हुए विषय है वह है राज्य का वैट, लग्जरी वैट, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन पर कर, विक्रय मूल्य पे कर, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए से जुड़े हुए सभी चीज़ों पे कर, राज्य स्तरीय अधिभार जो है उस पे कर। ये सभी राज्य सरकार के जो तथ्य हैं, जो पॉइंट्स हैं, वह जीएसटी के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य सरकार का है। यानी राज्य सरकार का जो जीएसटी में आने वाला दायरा है, राज्य वैट है, लग्जरी वैट है, प्रवेश कर है, मनोरंजन कर है, विज्ञापन पर कर है, विक्रय पर कर है, लग्जरी, सट्टेबाजी, जुए से जुड़े हुए चीज़ों पर कर है, राज्य स्तरीय अधिभार पर कर है। ये सब इस चीज़ों में है। अब इसके लिए हमारे संविधान में एक आयोग की गठन की गई है जिसे कहा जाता है वित्त आयोग।
जिसका प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन होता है। तो वित्त आयोग की चर्चा हमारे संविधान में, हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 280 में की गई है। आर्टिकल 280 में किसकी व्यवस्था की गई है? वित्त आयोग की, फाइनेंशियल जो आयोग है उसकी व्यवस्था की गई है, जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्षों पे किया जाता है। तो वित्त आयोग के बारे में और संपूर्ण चर्चा हम लोग संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। बस इतना यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी रखना है कि वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद में है, 280 अनुच्छेद में है। और वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पे होता है? प्रत्येक 5 वर्षों पे वित्त आयोग का गठन होता रहता है। अब इससे जुड़े थोड़ा सा और कुछ तथ्य जान लें हम लोग। एक है अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में किसकी चर्चा है? निर्वाचन आयोग की। अब निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, एक राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग है। तो राज्य स्तरीय जो निर्वाचन आयोग है, जो अपने वहाँ पंचायती चुनाव होता है, ग्राम पंचायती चुनाव होता है, इस सब का, या फिर से जो राज्य स्तरीय जितने भी चुनाव होता है उन सब का चुनाव राज्य स्तरीय चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है। और केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, लोकसभा का जो चुनाव है या राष्ट्रपति का जो चुनाव है, वो जो निर्वाचन होता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो 280 में वित्त आयोग है, 324 में आपका आर्टिकल 324 में जो है वो निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। और 243 देखेंगे अगर, 243, 243 में नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, यानी जो हमारे संविधान के अनुसूची 11 में जो हम लोग चर्चा किए थे, अनुसूची 11 में, उस 11 के और 12 के तथ्य जो है 243 में है, जो पंचायती चुनाव से, जैसे ग्राम पंचायत वाला जो तथ्य है, तो ग्राम पंचायत की चर्चा अनुच्छेद 243 वगैरह में की गई है। ये सब अनुच्छेद जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो पूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी हाल ही में 2020 में एक वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग समाप्त हुआ है। 13वां वित्त आयोग और 14वां वित्त आयोग साथ साथ पढ़ लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो संपन्न हो जाए। तो 13वां वित्त आयोग का गठन 2010 से 2015 के लिए किया गया था, 5 वर्षों के लिए। पंचवर्षीय योजना भारत में लागू है, सबको पता है। पंचवर्षीय योजना हम एक वीडियो में पढ़ाए भी हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो पंचवर्षीय, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो पूर्ण रूप से पूरा नहीं चल पाई? तो 1978 वाली, उसमें मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, तो इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया था, उसको हटा दिए, 5 वर्ष से पहले ही हटा दिए। तो वो सब हम पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, 13वां वित्त आयोग का गठन 2010 से 2015 ईयर के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? 13वां वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय केलकर। डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो पूछा जाएगा कि आपसे कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विजय केलकर थे। उसके बाद से इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? जो 13वां वित्त आयोग था उसमें पहला प्रावधान किया गया था कि राजस्व खाते पर राज्यों को कुल हस्तांतरण केंद्र के सकल राजस्व प्राप्ति का केवल 39.5% होना चाहिए। मतलब केंद्र जितना राजस्व वसूलेगा, टैक्स जितना वसूलेगा, उसमें से केवल और केवल 39.5% ही राज्यों को अनुदान दे सकता है, यानी राजस्व दे सकता है, उससे अधिक नहीं देना चाहिए। दूसरा, इसमें कहा गया केंद्र और राज्यों के समग्र ऋण, जीडीपी जो भारत का है, जो 2009-10 में 82% था, उसको घटाकर 68% लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। किसमें? 13वें वित्त आयोग में, जिसका गठन 2010 में 10 से 15 के लिए किया गया था। उसमें बताया गया कि जो 9-10 में जो जीडीपी भारत का जो 82% ऋण जीडीपी जो था, उसको घटा के 2014-15 में 68% तक लाया जाना चाहिए, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसके बाद से जीडीपी अनुपात को 2014-15 तक यह बताया गया था कि इसका लक्ष्य 45% तक निर्धारित किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और लास्ट वाइज का पॉइंट था 13वां वित्त आयोग का कि राज्यों का अंश 32% करने की सिफारिश की गई थी। यानी 13वां वित्त आयोग में राज्यों का अंशदान कितना % करने की सिफारिश की गई थी? 32%। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 13वां वित्त आयोग जो है कब से कब तक था? 2010 से 15। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विजय केलकर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
आगे हम लोग देखते हैं 14वां वित्त आयोग। 14वां वित्त आयोग का गठन कब से कब तक के लिए किया गया? 2015 से 2020 के लिए किया गया था। 14वां वित्त आयोग का गठन 2015 से 2020 के लिए किया गया था। अब अगला जो वित्त आयोग 2021 में जो गठन होगा, जिसका 2021 में गठन होगा, वह 15वां वित्त आयोग होगा। लेकिन 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 के लिए किया गया। 14वें वित्त आयोग का गठन किसके साथ, यानी कौन किया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी, 1935 में की गई थी। 1935 के एक्ट में बहुत सारी चीज़ें की गई थी, जैसे बर्मा जो म्यांमार है वो भारत से अलग हो गया, उसी में 1935 के तहत। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर, जिनका नाम था डॉक्टर वाई बी रेड्डी, जिनका नाम है डॉक्टर वाई बी रेड्डी, यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया। यानी 14वें वित्त आयोग जो 2015 से 20 के लिए बना, उसका गठन किसके अध्यक्षता में किया गया, यानी उसका अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग का गठन जो है आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इस 14वें वित्त आयोग के गठन में और भी मेंबर्स हैं, और भी सदस्य हैं, और सदस्यों में कौन कौन है? डॉक्टर एम गोविंद राय हैं, डॉक्टर सुदीप्तो मंडल और सुश्री सुषमा नाथ। सुषमा स्वराज मत बोल दीजिएगा, सुषमा स्वराज तो पहला महिला वित्त मंत्री थी जो इस समय नहीं है। और प्रोफेसर अभिजीत सेन, यानी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई बी रेड्डी, इनकी अध्यक्षता में किया गया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और अन्य सदस्यों में डॉक्टर एम गोविंद राय, डॉक्टर सुदीप्तो मंडल, सुश्री सुषमा नाथ, प्रोफेसर अभिजीत सेन, इतने लोग जो है इस 14वें वित्त आयोग के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। और अध्यक्ष जो है वह है डॉक्टर वाई बी रेड्डी। इस तरह से आपका जीएसटी और टैक्सेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जो टॉपिक थे, वो समाप्त हुआ पार्ट ए से लेके पार्ट बी तक, यानी पार्ट 1 से पार्ट 2 तक। अब आगे हम लोग कल, यानी अगला जो वीडियो हम लोगों का आएगा, थोड़ा सा इसका ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए बन गया। अब अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल, कल यानी अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रतिशतता, मैथमेटिकल भी, उसको भी स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो उसको प्रतिशतता पढ़ा जाएगा और थोड़ा सा समय मिल जाएगा तो हिस्ट्री भी पढ़ लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।